हेलो गाइस, वेलकम टू भारतीय गुरुकुलम। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है और उसके जो रूटीन है उसमें क्या डिफरेंस होता है और बच्चे जो हैं वो कैसा बनते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले चीज़ कि मीडियम जो हमारा रहता है गुरुकुल में वो संस्कृत रहता है, जबकि आप मीडियम जो रखते हैं स्कूल में आजकल वो इंग्लिश रहता है। तो बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप संस्कृत बोलते हैं तो आप बहुत सारे चीज़ ऐसा समझते हैं, हमारे वेद के बारे में ज्ञान, हमारा जो पुराना संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान, मंत्र पढ़ना या फिर आप जो है पूजा करना, ये सारा कुछ संस्कृत से ही रिलेटेड है या फिर मैं ये कहूँ कि संस्कृत में ही है। तो अगर हमें उस चीज़ का ज्ञान लेना है तो हमें संस्कृत आना चाहिए, और संस्कृत अगर आप जब पढ़ते हैं, समझते हैं और बोलते हैं तो फिर उससे आपका जो है वो ज्ञान जो है वो एक दिव्य ज्ञान के तरफ बढ़ता है, और आपका जो ज्ञान है वो ज़्यादातर जो है वो अभी के ज़माने में इंग्लिश रिलेटेड या हिंदी रिलेटेड इस तरह से ही जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होती है, तो वो सब सारा चीज़ जो है उससे काफ़ी बेहतर चीज़ है संस्कृत, जिसका आप प्रमाण ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो भी मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, या फिर जो हमारा जो है पूजा का जो तरीका है उसमें भी पंडित जी संस्कृत में बोलते हैं, तो कितना शुद्ध होता है वो, और उससे विचार भी जो आते हैं वो शुद्ध आते हैं। तो वो कितनी अच्छी चीज़ है संस्कृत, आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो संस्कृत मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने जब क्लास 6 में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे संस्कृत में। लेकिन फिर बाद में वो सब्जेक्ट हटा दिया गया हमारे करिकुलम से, तो फिर हमें वो चीज़ नहीं समझ में आया कि हमें जो है अच्छा सब्जेक्ट जो है वो क्यों हटाया गया। लेकिन वो जो उस समय था वो हमें पढ़ना पड़ा। लेकिन आप गुरुकुल में जो है वो संस्कृत आपका जो है वो मेन लैंग्वेज रहता है, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, और शुरुआत में जो आपको एक अलग रास्ते में ले जाएगा, सबसे अलग बनाएगा। तो ये हुआ। प्लस दूसरी बात है डिसिप्लिन। जो हमारा डिसिप्लिन रहता है वो गुरुकुल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज़ रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरुकुल में डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप अगर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको गुरुकुल में रहना मतलब बेकार है। क्योंकि अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ ऑब्वियस बात है लेस डिसिप्लिन होती है। क्यों मैं बता देता हूँ। मैं खुद स्कूल जाता था, मुझे खुद पता है। हम बहुत अच्छे स्कूल में भी अगर अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, यानी इंटरनेशनल स्कूल या फिर मिशनरी स्कूल, जो कि आजकल पेरेंट्स सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनका सच ये है कि जो भी स्कूल होता है उसमें टीचर जो होते हैं वो काफ़ी आपको टाइम देते हैं, ठीक है, पीरियड्स में। और जो भी ऐसा बच्चों को बोला जाता है कि हाँ बच्चे बहुत कड़े माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बच्चों को तो काफ़ी डिसिप्लिन में रखा जाता है, इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ वो, और नीचे लैंग्वेज में बात नहीं होती। तो ये सब जो है वो आजकल सब जानते हैं, सब स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ अच्छे स्कूल में। लेकिन उसमें जो है एक हद तक फॉलो होता है, उसके बाद डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। बच्चों को पूरा फ्रीडम मिलता है, कुछ भी करो, कुछ भी बात करो, कैसा भी बात करो, और उनका रूटीन भी जो है वो काफ़ी मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत बेकार रहता है। लेकिन अगर आप गुरुकुल में रहते हैं तो गुरुकुल में आपका डिसिप्लिन हर चीज़ में रहेगा, क्योंकि वहाँ गुरु रहते हैं, आपको बताने वाले लोग रहते हैं, और भी देखने वाले लोग रहते हैं। अगर नहीं भी रहते हैं तो डिसिप्लिन इसीलिए रहेगा क्योंकि आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे संस्कृति से रिलेटेड है। और जो संस्कृति से रिलेटेड चीज़ होती है, जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ होती है, उसको पढ़ने में हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बना रहेगा। फिर हम आते हैं सब्जेक्ट्स में। तो सब्जेक्ट्स जो हमारा रहता है वो सब्जेक्ट्स रहता है हमारा मोर IQ बेस्ड, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में, वो आपका IQ बढ़ाता है। IQ में मतलब मेरा कहने का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट कैसे बढ़ता है आप मैं बताता हूँ। जैसे आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद वो स्कूल से आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करके और उसके बाद फिर जो है नाश्ता करके उसके बाद फिर अपना वीडियो गेम्स खेलना, या फिर आज के ज़माने में जो है टीवी देखना, और उसके बाद फिर एक इडियट की तरह बैठे रहते हैं और घर पे, और कुछ काम वैसा रहता नहीं है, और फिर होमवर्क करते हैं कुछ जो मिलता है उनको आधे घंटे का, और उस वक्त फिर सो जाते हैं रात में। यही रूटीन रहता है। और फिर अगले बार जब भी आते हैं वो तो उनका जो है
वही रूटीन वो फॉलो करते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर इस तरह का रूटीन अगर वो फॉलो करते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, किस वे में बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो कल के यूथ होने वाले हैं हमारे कंट्री के, और वही बच्चों का अगर अच्छा से संरचना नहीं हुआ या उनको अच्छा चीज़ नहीं पढ़ाया गया तो आने वाला कल भी हमारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको ऐसे बच्चे चाहिए जो उस तरह का सोच रखें, उस तरह का विचार रखें, जो शुद्ध रहे, जो उनको पढ़ाई में और आगे ले जाए। और अगर वो पढ़ाई में आगे और स्पोर्ट्स में आगे दोनों तरफ से अच्छे रहते हैं तो उनका जो है वो बैलेंस बना रहेगा, IQ और EQ दोनों। तो इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैं यही बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो होता है वो मोर IQ बेस्ड होता है। अब मैं कैसे इसको प्रूव करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ होते हैं वो यहाँ मोस्टली जो होता है वो रिचुअल रिलेटेड मैनरिज्म पढ़ाया जाता है, स्पिरिचुअल चीज़ रहती हैं, रूटीन फॉलो करना पड़ता है, वैदिक मैथ, वैदिक ज्ञान और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं, साम वेद, तो जिसमें म्यूज़िक भी आप सीखते हैं। तो इस तरह का चीज़ जो है आपका, जो हमारा संस्कृति झलकता है जिससे, तो वो सब चीज़ अगर आप सीखते भी हैं तो आपको जो है वो सब चीज़ एक लेवल तक ऐसा समझा देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना अच्छा कर रहा हूँ, वो चीज़। और दूसरी बात है IQ कैसे बढ़ रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मंत्र आप पढ़ते हैं या मंत्र और पूजा जैसे करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं साइंस भी रिलेटेड है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी साइंस कहीं ना कहीं है। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो आप पंडित ही बन रहे हैं, ऐसा धारणा जो है वो गलत है। आज के ज़माने में सब सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर गुरुकुल में पढ़ लेगा तो कल होकर के सन्यासी बन जाएगा। अरे ऐसा नहीं है। अगर आप सन्यासी बनने के लाइन में रहते तो आप बचपन से ही सन्यासी बन जाते हैं स्कूल में पढ़ने के बावजूद, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ के और अच्छे होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स ओरिएंटेड रहता है स्कूल्स में, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड और मार्क्स ओरिएंटेड रहता है। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं बचपन में क्लास 2 या 3 में था, ठीक है, और 2-3 में भी मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया था कि मार्क्स ज़्यादा लाना है, अपने जो कंपैरेटिवली जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनसे मार्क्स ज़्यादा लाना है। ये चीज़ पे ध्यान नहीं रहता था कि हाँ सब्जेक्ट में जो पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ूँ और समझूँ, बल्कि ये चीज़ पे ध्यान रहता था। क्यों रहता था ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि बच्चों के बीच में डिफरेंस जो है वो टीचर ही क्रिएट करते हैं। टीचर क्या बोलते हैं कि बच्चा वो अच्छा कर रहा है, देखो उसके लिए क्लैपिंग करो। तो बच्चे यही सोचते हैं कि उसका मार्क्स अच्छा आया है इसीलिए उसके लिए क्लैपिंग हो रही है, और मेरा मार्क्स जो खराब आया है तो मैं जो हो पीछे हूँ। तो इस चीज़ के चलते जो है मार्क्स ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाई रह जाती है। चाहे आप मैथ्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, साइंस पढ़िए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड ही रह जाता है। इसीलिए आप 10th में भी देखेंगे कि जिसका मार्क्स अधिक आता है उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हाँ बच्चों का मार्क्स जो है वो अधिक आया है, और उस पर नहीं जोर दिया जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इसको निपुणता है उस सब्जेक्ट में। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ जो है उसको इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको रिचुअल्स, मैनर्स और स्पिरिचुअल और रूटीन जो रहता है। स्पिरिचुअल रूटीन मेरा कहने का मतलब है कि रिचुअल्स तो आप जान ही रहे होंगे, गुरुकुल में है तो रिचुअल्स आपको बताया ही जाएगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह से करिए, वैसा करिए। मैनर आप अपने आप सीखते हैं, क्योंकि आप जब डिसिप्लिन में रहेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो आप मैनर बिल्कुल सीखेंगे। और स्पिरिचुअल इन दी सेंस की मंत्र और पूजा अगर हो रही है तो स्पिरिचुअलिटी रहती ही है। इवन आपका जो रूटीन भी रहेगा उसमें भी काफ़ी चीज़ ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल और रिलीजन से रिलेटेड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ वही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई हार्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है आपका वो रूटीन, मंत्र और पूजा, ये सब आपको मेडिटेट करने में, फिर आपको फोकस करने में मदद करता है, जो कि आपका यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं। मॉडर्न सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे। CBSE, ICSE ऐसे स्कूल जो हैं उसमें जो है इंग्लिश को बहुत तवज्जो दिया जाता है। बच्चों इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में आप जो है कन्वर्सेशन रखिए, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और वो शो किया जाता है कि अगर बच्चा इंग्लिश अच्छे से बोल रहा है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, ये शो किया जाता है। और आज के ज़माने में आप देखते भी होंगे, बच्चे के पेरेंट्स इवन बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो इंग्लिश में सारा कुछ बोलता है, आपके बच्चे कैसा बोलते हैं।
मतलब ऐसा शो किया जाता है कि जैसे कि बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो सब कुछ जानता है, या वो आपके बच्चे से बहुत अधिक तेज है, ये चीज़ शो किया जाता है। तो वो चीज़ में आप ध्यान दीजिए। और ड्रेसिंग में, जैसे वहाँ पर ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान है। ड्रेस आप अच्छा पहन के आइए, ड्रेस जो है हाफ पैंट होना चाहिए, फुल पैंट होना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, जो है बैग ऐसे होना चाहिए, ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है मॉडर्न स्कूल में। और नीटनेस पे भी ध्यान रखिए। नीटनेस मतलब कि जो है जो आपका जो बच्चा पढ़ रहा है वो एकदम नीट कपड़ा पहन के आए। एकदम बच्चे को एकदम ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है एकदम गंदा कपड़ा पहन के आ रहा है। तो वो सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है, हम ये कहना चाह रहे हैं स्कूल में, जो कि अच्छी बात है। नीटनेस पे ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर भी है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें बोलने वाला बात नहीं है, लेकिन उस पर वो सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी बात है, यहाँ मंत्र और पूजा होता है। तो मंत्र और पूजा मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि सुबह में अगर उठ करके हम मंत्र का जैसे उच्चारण करते हैं तो वातावरण भी शुद्ध हुआ, अपना मन भी शुद्ध हुआ, आचार्य जो बोल रहे हैं उसका मतलब भी बताएंगे, तो मन में जो जिज्ञासा रहती है जानने की कि हाँ भाई मंत्र का क्या मतलब है, वो भी आपको पता चल गया। और पूजा अगर आप करते हैं तो पूजा का तो मतलब ऐसा है कि उसमें 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि पूजा मतलब होती है कि अगर आप भगवान को पूजा कर रहे हैं मन से अगर, तो आप एक एनर्जी जो है वो पास ऑन करते हैं, यानी आपके अंदर से जो है वो एक एनर्जी निकलती है और भगवान तक पहुंचती है। भगवान फिर वो एनर्जी आपको वापस आशीर्वाद के तौर पे देते हैं। तो बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, पूजा के पीछे। अगर आप मन से पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं, मेरा कहने का मतलब यहाँ पूजा मतलब यज्ञ है, तो यज्ञ अगर आप करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं आपको कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मंदिर में जैसे बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता है कोई बड़ा काम के लिए, जैसे अगर वर्षा नहीं हो रही तो उसके लिए अलग यज्ञ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब के ज़माने में ये सब यज्ञ करना जो है वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई कुछ लोग हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं और सोचते हैं कि भाई मैं डिस्टर्ब करूँगा तो उससे जो है कि लोग जो है पूजा करना छोड़ देंगे या फिर जो है मंत्र पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी संस्कृति को, हम अपना जो है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये ले करके अगर चलें और उसको जो है हम सोचें कि नहीं हमारा IQ अच्छा होगा आने वाले समय में, अगर हम रूटीन फॉलो करेंगे और हम पूजा मंत्र पढ़ते हैं और निरंतर करते हैं इस चीज़ को, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं विज्ञान है। अगर कोई पूजा करता है मन से तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे विज्ञान नहीं है, कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो ढोंगी बाबा का काम है या फिर पंडित का काम है या फिर जो है उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, उसके पीछे विज्ञान नहीं है, तो आप ये चीज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, एक मैं सिंपल सा बात कहता हूँ कि अगर कोई मंदिर में जाकर रोज़ पूजा करता है तो उसको ऑब्वियस है कि सुबह का समय वो जो है कुछ सीखता है। सीखता कैसे है भाई? सुबह उठता है, रूटीन फॉलो करता है, नहाता है, उसके बाद फिर पूजा करने जाता है, फिर वापस आता है। उसका दिनचर्या जो है वो बदला, उसका माइंडसेट बदला, उसको जो है मेंटल प्रॉब्लम्स आना कम होगा, क्योंकि वो मंदिर जा रहा है तो सुबह उठ रहा है, नहा रहा है, अपने आप को फ्रेश रख रहा है, और उसके बाद मंदिर जा करके फिर वापस आता है तो उसको और भी अच्छा चीज़ देखने को मिलता है, और भी ऐसे लोग मिलते हैं वहाँ पर जो मंदिर में जो है वो और इसी तरह का बिहेवियर लेकर के आते हैं, नेचर लेकर के आते हैं कि हाँ मुझे भी पूजा करना है और हमें भी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर के वापस घर आता है, जो कि उसके साथ पूरे दिन भर रहता है और वो एनर्जी ही उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे उसका जो है असर पड़ता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ मंत्र और पूजा शुरुआत नहीं होती है। सुबह में क्या होता है? असेंबली होता है। असेंबली में जो है वो प्रिंसिपल लेक्चर देते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसे होगा, कल ऐसे होगा, इस तरह का बात होता है, और स्लोगन बोले जाते हैं, स्पीचेस होते हैं, फिर और भी बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, अवार्ड फंक्शन, ये सब, मतलब उस तरह का चीज़ शो किया जाता है कि जैसे हम वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न जो है उस तरह का हम प्रिटेंड करते हैं अपने कंट्री में कि हम जो है वो करके हम बहुत बड़े हैं, मतलब हम जो है हमारे बच्चे बहुत प्रगति कर रहे हैं। अगर जीके क्विज़ में जैसे मान लीजिए कि कोई जीता तो उसको दर्शाया जाता है कि बहुत हाई है लेवल, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, भले उसको जो है हमारा संस्कृत आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर जीके इंग्लिश में, इंग्लिश एलोक्यूशन, इंग्लिश लेक्चर, इंग्लिश डिबेट,
इसमें अगर आगे है तो बहुत बड़ा उसको शो किया जाता है असेंबली में कि भाई बहुत बड़ा काम किया वो। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ बाबू तुमको संस्कृत आता है, नहीं आता है। तो ये सब चीज़ जो है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है या फिर एम्फेसिस नहीं दिया जाता है उसको। अब मैं आपको बताता हूँ एनिमल सर्विसेज। एनिमल सर्विस कहने का मतलब है मेरा यहाँ पर कि हम गुरुकुल में जो है बहुत सारा गो सेवा जैसे होता है, गो सेवा आप जानते होंगे। सिर्फ गो सेवा ही नहीं, मैं पर्टिकुलर नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि गो सेवा कुछ लोग रिलेट करते हैं हिंदुइज्म से और बोलते हैं कि नहीं ये जो है वो सिर्फ हिंदू लोग करते हैं। तो गो सेवा ही नहीं, सिर्फ एनिमल सर्विस में जो आता है बकरी का भी या मुर्गी का भी या फिर गाय का और भी जो भी एनिमल जो आप पालते हैं, तो वो सब सारे एनिमल्स जो भी आप रखते हैं उसका सेवा अगर आप करते हैं तो आपका जो है वो एक अलग बॉन्डिंग बनता है और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। जैसे अगर आप गो सेवा करते हैं तो आपको सुबह चारा उसको देना, घास काट करके देना, उसका जो है जो एरिया है वो साफ रखना। तो वो सब चीज़ करने में क्या होता है, एक जिम्मेदारी भी आती है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ करना है, मुझे इनका ख्याल रखना है। तो वो भी उसके बदले में आपको कुछ देता है। जैसे गाय का अगर आप सेवा करते हैं, गाय का अगर आप मान लीजिए कि खाना दे रहे हैं, उसको जो है भोजन दे रहे हैं और उसको अगर सेवा कर रहे हैं, उसका एरिया क्लीन रख रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छा दूध देगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए मुर्गी है तो मुर्गी जो है आपको दाना खाता है तो अंडा देता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंडा खाइए या फिर आप इस तरह का, लेकिन मैं कहने का मतलब यही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का पालन पोषण करते हैं अच्छे से तो वो आपको कुछ उसके बदले में भी देता है। जैसे अगर हम प्लांट का ही अगर मान लीजिए कि सेवा करते हैं, कोई अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ का अगर हम सेवा करते हैं, रोज़ पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप दिलाते हैं और फिर उसके बाद उसको अगर हम कुछ साल तक ऐसा करते हैं तो वो आपको फल देता है। तो उसी तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि एनिमल भी आपको कुछ ना कुछ देता है। अगर कुछ ना दे पाए तो स्नेह जरूर देता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो है लोग क्या होता है कि पहले के ज़माने में कुछ लोग काफ़ी ऐसा जगह में रहते थे यहाँ पर उनको उतना सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि आस पड़ोस में ही वो जो है एनिमल मिल जाते थे, उस तरह के पशु मिल जाते थे। गाय है तो गाय बगल में चरा के ले गया, है ना, और फिर आपको वहाँ पर घास खिला दिया गया, वहाँ पर फिर वापस ले आया गया। या फिर अगर घर में ही है तो गाय पाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गाय का बछड़ा है कुछ भी है, तो उस तरह से सेवा चलता रहता था। लेकिन आज के ज़माने में जब बिल्डिंग बनने लगा, अपार्टमेंट बनने लगा, जब लोग एक दो घर के अंदर मतलब एक दो रूम के अंदर रहना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या हो गया कि अब लोग को उतना पशु नहीं दिखता आसपास, कहीं खोजना पड़ता है। कभी अगर पूजा के समय में बोला जाता है कि गाय को ये चीज़ खिला के आइए, तो लोग खोजता है 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाता है कि गाय कहीं से मिल जाए तो वहाँ पर जा करके हम रोटी खिलाएंगे। तो ऐसा भी जगह है और लोग जो है दूर होते जा रहा है वो सब चीज़। तो स्नेह का जहाँ तक बात था, स्नेह ऐसे मिलता है जैसे मान लीजिए कि आप गाय को प्यार करते हैं या गाय को जो आप सेवा करते हैं, तो गाय भी जो है आपके प्रति जो है वो स्नेह प्रतीत करता है कि हाँ मुझे आपका जो है वो सेवा मिल रहा है, तो मैं भी अपनी तरफ से स्नेह आपको देता हूँ। वो कैसे मिलता है, क्या होता है, वो चीज़ बहुत लॉजिकल है और विज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन हाँ वो सही है क्योंकि उस पर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है। तो ये चीज़ एक अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में फिर से बताऊंगा आपको किसी दिन अलग वीडियो पे कि कैसे वो चीज़ होता है। और भी बहुत सारे ऐसे होंगे डाउट्स आपको जो मैं बताऊंगा कभी कभी। आप ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स के ज़रिए हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ बताना है, क्या नहीं बताना है। ऐसा मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं जो रिसर्च करूँ वो इतने अच्छे से करूँ और इतने अच्छे से आपको बता पाऊँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कहीं पर भी। तो ये हुआ, यहाँ पर ऐसा कोई सर्विस है नहीं। आप स्कूल जाते हैं तो फिर आपका पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ पढ़ने और थोड़ा बहुत खेलने में, या फिर उसके अलावा भी अगर आपको समय मिलता है तो कंप्यूटर क्लासेस होते हैं आजकल। तो यही सब होता है, बाकी कोई सर्विस ऐसा होता नहीं है जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि रोज़ प्लांटेशन करिए या फिर रोज़ जो है एनिमल का सेवा कीजिए किसी का, या ये भी नहीं सिखाया जाता है कि भाई हाँ ये करना चाहिए। स्कूल में भी जैसे होता है कि एक पीरियड होना चाहिए जिसपे कि हाँ बताया जाए कि हाँ एनिमल सर्विस अगर आप करते हैं या फिर एनिमल को आप प्यार करते हैं तो आपको ये मिलेगा, या फिर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ कुछ नहीं बताया जाता है। बहुत रेयर स्कूल मैंने देखा है कि जहाँ कभी कभार प्लांटेशन के लिए बच्चे जा रहे हैं, या कभी कभार जो है वो इस तरह का हुआ कि ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं है कभी कि गौशाला में बच्चे जा करके और गाय को चारा दे रहे हैं। कभी स्कूल के बच्चे आज तक कभी ऐसा करते नहीं। तो बचपन से हमें ऐसी चीज़ सिखाया नहीं जाता। भले पेरेंट्स आजकल सिखाते हैं कि बच्चा ऐसे सीखो, ये सीखो,
या टीवी में देखने को मिल जाता है, लेकिन बच्चे उसको प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे वो चीज़ समझेंगे नहीं कि भाई ये क्या होता है। तो वो हुआ। और इसके अलावा स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, प्ले, स्किट और भजन कीर्तन इसमें भी आता है। तो ये सब चीज़ गुरुकुल में काफ़ी होता है। स्पोर्ट्स इन द सेंस कि जो बच्चे अच्छा घुड़सवारी करते हैं, वो जो अच्छा कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, और भी ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट, बेसबॉल ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, फुटबॉल। तो इंडियन स्पोर्ट्स जिसमें जैसे कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही खेला जाता है। कबड्डी में कोई चीज़ नहीं चाहिए, लाइन पारो और खेलना शुरू करो, तो उस तरह का। या फिर म्यूज़िक जैसे हो गया, तो म्यूज़िक में भी आप जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा के भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत वास्ट चीज़ है, मतलब उस पर भी मैं आऊँगा। म्यूज़िक तो बहुत ही मतलब सूदिंग भी होता है, अपने माइंड के लिए रिलैक्सेशन हो गया, आपका नर्वस सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, आपका जो है वो माइंड अच्छा रहेगा, रिलैक्स होगा, है ना। और म्यूज़िक से और भी बहुत सारा क्योर होता है, तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड भी है म्यूज़िक सुनना। म्यूज़िक, और वैसा म्यूज़िक नहीं जो आप यूट्यूब में या फिर किसी मतलब चैनल में या फिर म्यूज़िक एप्लीकेशन में सुनते हैं, वो म्यूज़िक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको जो रहता है वो मैं क्या बोलूँ, मतलब उसको बहुत माइन्यूटली अगर आप लेंगे तो एक ट्रांसमीटर रिसीवर, यानी एक ट्रांसमीटर से रिसीवर में आ रहा है सिग्नल, और वो सिग्नल एक्चुअली नॉइज़ होता है। उस नॉइज़ को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो म्यूज़िक की तरह लगे, लेकिन वो सुनने में आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ा देरी बाद हो सकता है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन वो चीज़ जो आप सुनते हैं, एक जो कोई बोल रहा है, जैसे कुछ बोल रहा है तो उसको आप सुन रहे हैं, तो वो आप क्या बोले, एनालॉग सिग्नल वो होता है, डिजिटल नहीं होता है। तो एनालॉग में जो आप सुनते हैं, एनालॉग मतलब कि जो आपको मतलब कोई बोल रहा है और वो तरंग आपके पास आ रहा है, तो वो तरंग मतलब कि आपको जब आप कैप्चर करते हैं अपने बॉडी में, जब आप सुनते हैं उस चीज़ को, तो आपको फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं आपके अंदर, तो उस तरह से आपका बॉडी रिलैक्स करता है। अगर कोई मान लीजिए कि राग सुनता है, जैसे मॉर्निंग राग, इवनिंग राग, इस तरह का होता है, तो वो राग सुना जाता था, या पहले भजन होता था, कीर्तन होता था, गज़ल होता था, गज़ल, और ये बहुत सारे इस तरह के चीज़ होते थे। तो गज़ल तो बाद में आया, वो सब चीज़ तो पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि भक्ति संगीत सुनने में या फिर जो है उस तरह का गीत सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कुछ मतलब ऐसे जैसे इस्कॉन में जैसे भक्ति संगीत सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि भगवान से डायरेक्ट रिलेशन हो गया एकदम, बिल्कुल उसी तरह का मतलब फील होता है कि भगवान के लिए जो है हम जो है गा रहे हैं, या फिर हम जो सुन रहे हैं वो महसूस करते हैं अंदर से कि हाँ चीज़ बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, जो भी गायक रहते हैं, तो उस तरह से। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अगर आप उसको रोज़ सुनते हैं या बोलते हैं, या फिर उसको एज अ चीज़ आप सीखते हैं। प्लेज एंड स्किट्स मतलब हो गया, जैसे कि स्कूल में प्लेज एंड स्किट्स होते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इंपॉर्टेंस इसकी रहती है कि मार्क्स उठाओ, रिजल्ट अच्छा करो, या फिर जो है को करिकुलर एक्टिविटी है तो उसमें बहुत एक्सीलेंस होगा तभी आपका नाम होगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेल रहे हैं तो स्कूल में पूरा नाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल लेवल में जाइएगा तब कुछ इंपॉर्टेंस भी देता है लोग कि हाँ भाई फलाना जगह खेला था, या फिर ये स्पोर्ट्स में जो है इनका महारत हासिल है, समथिंग लाइक दैट। बट उस चीज़ को नहीं इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि प्लेज एंड स्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उस बच्चे के लाइफ में, जहाँ पर उसको मान लीजिए कि कोई चीज़ सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है, या फिर उसको बहुत हाई लेवल चीज़ जो है लग रहा है, ये सब चीज़ बहुत हाई लेवल भी लग सकता है किसी को, तो उस चीज़ को बच्चे को कैसे समझाया जाए, प्ले एंड स्किट में। प्ले एंड स्किट मतलब कि कोई नाटक के तौर पे, जैसे रामलीला बहुत धन देखता है, रामलीला तो लोग देख कर ही समझ जाता है कि हाँ रामायण ऐसा होगा, लेकिन उसको समझाया तो नहीं जाता कि रामचरितमानस खोल करके पढ़ो उसके बाद समझो कि हाँ इसका क्या मतलब था ये, तो लोग देख करके भी कुछ लोग समझता है। तो प्ले एंड स्किट भी बहुत अहम रोल अदा करता है बच्चों को समझाने में कोई टॉपिक, जो कि गुरुकुल में होता है। स्किट भी होता है, स्किट यानी कि कोई जो है उस तरह से किरदार निभा करके कोई चीज़ समझाना कि हाँ इस तरह का था। तो स्टोरी, मॉरल स्टोरीज रहते हैं, मॉरल रहता है हमेशा एक प्ले के अंत में कि हाँ ये जो चीज़ है ये दर्शाता है, तो वो हर चीज़ बताया जाता है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन होता है। लास्ट में आके गुरु बताते हैं कि इसका क्या मतलब था, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब था, ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ क्यों दिखाया गया, तो वो सब सारा चीज़। और ये स्पिरिचुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा करके बना दिए
बॉलीवुड का उठा दिए कुछ भी, मतलब उटपटांग कोई भी चीज़ का प्ले बना करके उसके बाद फिर दिखा रहे हैं बच्चों को, उस तरह का नहीं। अच्छा टॉपिक होना चाहिए जिससे तो कुछ मॉरल निकले लास्ट में, कंक्लूजन में, और बच्चों को समझ में आए। या फिर अगर प्लेफुल भी स्किट्स होता है जैसे कॉमेडी जिसमें हंसी आए बच्चों को, वो भी एक तरह का मेडिसिन हुआ, क्योंकि अगर बच्चे हंसते हैं तो वो ऑब्वियस बात है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा उनके लिए। तो प्लेज एंड स्किट्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि स्कूल में नहीं होता। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो कुछ एनुअल डे या फिर स्पोर्ट्स डे इसी समय में कुछ ऐसा प्लेज एंड स्किट्स होता था, नहीं तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं था हमारे स्कूल में कि हाँ भाई जो है प्लेज एंड स्किट्स चलाया जाए और उसको जो है इसको रूटीन में फॉलो किया जाए। तो अब देखिए यज्ञ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं पहले बोलना चाहता था लेकिन यज्ञ मुझे बाद में याद आया कि यज्ञ होता है गुरुकुल में। अब देखिए यज्ञ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के ज़माने में लोग यज्ञ को ध्यान नहीं देते, खास करके इंडियंस जो हैं वो पता नहीं कितना हद तक वो समझते नहीं हैं कि यज्ञ इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि यज्ञ अगर होता है जिसके यहाँ, उसका वातावरण शुद्ध, उसका मन शुद्ध, पूजा हो रहा है उससे उसकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। दूसरी बात, यज्ञ करने से मंत्र का आह्वान हो रहा है, गुरु कोई चीज़ बोल रहे हैं उसका बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो होता है। दूसरी बात, यज्ञ में जो है इतनी असीम शक्ति होती है यज्ञ में कि अगर एक आदमी यज्ञ अगर कर रहा है और यज्ञ अच्छे तरीके से किया जाए, मतलब पूरी डिसिप्लिन से अगर किया जाए बढ़िया से, या फिर उसको मैं बोलूँ तो मतलब कि मंत्रों का उच्चारण भी सही होना चाहिए, जो सामग्री यूज़ हुई है या फिर जो भी है वो भी शुद्ध होने चाहिए, वो सब सारा चीज़ अगर आप सही करते हैं बिल्कुल, तो उसका जो आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी आपको मतलब बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ कई गुना उसका आपको फल मिलेगा। तो उस चीज़ को लोग आजकल भूल रहे हैं। लोग आजकल यज्ञ कब कराते हैं, जब कोई पूजा होता है घर में या फिर ऐसा कुछ होता है तो यज्ञ लास्ट में हो जाता है, वो भी आजकल बहुत छोटे लेवल पे होने लगा है। आजकल घर में ही रूम के अंदर अपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा जो है कढ़ाई लेकर के उस पर या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना उस पर थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल करके यज्ञ हो गया, बस वही यज्ञ के नाम पे होता है। जो कि जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमें बताया जाता था कि यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंस है। यज्ञ जो है पहले के ज़माने में होता था तो बच्चे होते थे या फिर इच्छा पूरी होती थी, इस तरह का भी चीज़ सुनने में आता था, जो कि आज के ज़माने में लगता है कि होता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस ज़माने और आज के ज़माने में बहुत डिफरेंस आ गया है। प्लस दूसरी बात है कि जो उस समय के जो लोग थे वो भी काफ़ी सात्विक विचार और उस तरह का विचार था जो वो पूजा करते थे, तो उस तरह का वो ट्रेंड चल रहा था। तो ट्रेंड कहने का मतलब है कि उस समय के लोग वैसे थे तो उस तरह का यज्ञ करते थे तो होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के लोग अगर ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि किताब और स्क्रिप्चर्स तो वही है, वो सालों से चला आ रहा है। तो वो चीज़ जब पढ़ के वो आदमी कर सकते हैं उस ज़माने में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, आप अगर उच्चारण आपका सही है संस्कृत का, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अगर आप रिचुअल्स मैनर्स फॉलो करते हैं, नीटनेस फॉलो करते हैं, पूजा अगर अच्छे से करना जानते हैं या समझते हैं वो चीज़ को कि हाँ सही है। और दूसरी बात है कि अगर आप क्या बोलूँ सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज है, इसमें सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि भाव प्रकट होता है जब आप कोई मंत्र बोलते हैं। मान लीजिए कि आप कोई मंत्र बोलना शुरू कर रहे हैं, तो मंत्र बोलना मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसको रट्टा मारा और बोल दिया, ठीक है। ज़्यादातर स्कूल में यही सिखाया जाता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश रट लो, मैथ्स का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो रट लो, साइंस का वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो रट लो। तो रटंत विद्या जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल में, क्योंकि उसमें मार्क्स लाना है, पास होना है। तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो पेरेंट्स सबको बोलेंगे कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है, तो फिर उस तरह से जो है माहौल बनता चला जाता है, बनता चला। तो बच्चे यही सोचते हैं कि रट लो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लो तो मम्मी पापा खुश, घर वाले खुश, तो बाहर भी सबको पता चल जाएगा तो बाहर वाले खुश, तो मतलब मेरा जो है वो काम पूरा हो गया कि मेरे को जो है समझ में आया नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने
उसको रट के वो वहाँ उल्टी जाके कर दिया, उल्टी कर दिया। उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं कि वो सब्जेक्ट कैसा था, क्या था, या उसके बारे में समझना भी नहीं चाहिए। अगर इंग्लिश हम समझ भी जाते हैं अच्छे तरीके से तो हम कहाँ जाएंगे, हम विदेश जाएंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं या फिर इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको विदेश की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ के आप अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ समझते हैं और आगे करते हैं तो आपको यहाँ की चीज़ें अच्छी लगेंगी, जो हमारी संस्कृति है वो अच्छा लगेगा, हमारा कल्चर अच्छा लगेगा, जो इंडिया का कल्चर है वो अच्छा लगेगा। अब मैं समझ रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा बनते जा रहा है, एक ही वीडियो में ये सब सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, बट तो भी आप अगर देखो तो मैं एक्चुअली अपना अंदर का इमोशंस भी थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से, कि आज के ज़माने में क्या हो गया, सिर्फ इंग्लिश ओरिएंटेड पढ़ाई और थोड़ा थोड़ा फ्रीडम देते जाते हैं लोग क्लास में। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है तो बच्चों को अच्छा लगने लगता है, और फिर जो है पढ़ाई लिखाई जो है उसमें आपका ऐसे ही सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए हैं कि जो बच्चे अगर पढ़ना भी चाहेंगे अच्छे से तो आउटपुट तो कुछ निकलना नहीं है, और फिर उनको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगता क्योंकि उनको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, नहीं तो फिर समाज में नाम खराब हो जाएगा। और ये करते करते बच्चा जब उस लेवल पर पहुंच जाता है कि बच्चा को लगता है कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई में ध्यान देने का सोचा था या फिर मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, उस समय तक ऐसा सिचुएशन में पहुँच जाता है बच्चा कि वो फिर पता चलता है कि उसको भेड़ का चाल चलना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन गुरुकुल में आपको हर चीज़ के लिए जो है वो आपको मौका मिलता है और रोज़ मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन में मान लीजिए कि नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरे दिन फिर से मौका मिल रहा है, क्योंकि रूटीन वैसा चल रहा है। रोज़ आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, आप अपना सारा नित्य कर्म करके उसके बाद फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गुरुकुल में जा रहा है तो मेरा बच्चा टकला होके और चुंडी लगा के उसके बाद फिर सन्यासी बन जाए, उसके बाद मंत्र पाठ करे, उसके बाद कल होकर के पंडित बन करके पूजा करे। ऐसा नहीं है। गुरुकुल मतलब वैसा चीज़ नहीं होता था। गुरुकुल मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड चीज़ है। वो समझना मतलब उस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ आपको समझ में आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बोलते बोलते ये चीज़ रियलाइज़ किया कि संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को आप जानने की कोशिश करेंगे। आपका लोकल हो सकता है कि इंग्लिश ऑनर्स ना लें, आप हो सकता है कि संस्कृत ऑनर्स करें, जो कि काफ़ी ऑड लग रहा होगा सुनने में कि संस्कृत में ऑनर्स कोई करता भी है क्या। तो लेकिन फिज़िक्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स या ये सब ऑनर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको संस्कृत ऑनर्स लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आप डीप नॉलेज रख रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो मैं यज्ञ पे था, तो यज्ञ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंस है उसकी, तो वो चीज़ आप समझें। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, बट ऐसा पढ़ाई ही हो गया है और ऐसा दिनचर्या ही रहता है कि आप ज़्यादातर चीज़ जो है वो इंग्लिश में ही सुनते हैं, समझते हैं और रिलेट करते हैं। तो उस चीज़ में आपका क्या हो जाता है कि मुंह से जो है वो एंड टाइम पे इंग्लिश ही निकलता है। तो पर फिर भी, और गीता लास्ट में आ रहा है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गीता जो होता है वो एक ऐसा किताब है जो खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से अंत तक आपके सारे सवाल का जवाब देता है, पहली बात। दूसरी बात है उसमें जो चीज़ लिखा है वो चीज़ सत्य है। और तीसरी चीज़ कि उसमें ऐसा बहुत सारा सवाल जवाब है जो आपको लगता है अपने लाइफ में कि मुझे किसी से पूछना चाहिए, बट आज के ज़माने में कोई मिलता नहीं वैसा कि आपको इसका आंसर दे पाए। लेकिन अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आपको मेंटल पीस, दूसरी बात ज्ञान, और तीसरी बात कि आप उसका मतलब अगर समझते हैं तो आपको धी यानी इंटेलिजेंस वो भी बढ़ती है। तो अल्टीमेटली वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और उस पर मैं थोड़ा और इलैबोरेट और इलस्ट्रेटिव तौर पे आपको ये सब चीज़ बताऊँगा, यानी और विस्तृत तौर पे इस चीज़ को मैं आपके सामने लाऊँगा, जिससे आपको और भी अच्छा लगे
कि गुरुकुल सिस्टम जो है वो आना चाहिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी कह रहे हैं कि अब गुरुकुल वापस आना चाहिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और वो चीज़ को अगर आप लाते हैं तो वो चीज़ आते सही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो चीज़ को छोड़ देते हैं फिर से पकड़ते हैं तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर उस चीज़ के साथ कुछ समय तक रहते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं और उसमें फिर से इंटरेस्ट लाते हैं, तो आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा जो एक समय में भारत खो चुका है। और हमारे बच्चे जो आज बहुत मेरिटोरियस, बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस हैं अभी भी, लेकिन वो विदेश जाते हैं पैसों के चलते, और पैसा वहाँ पर जा कर के इन्वेस्ट करते हैं या पैसा वहाँ जाके खर्च करते हैं। पैसा वैसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा अगर वो देश में भी खर्च करते हैं तो वैसे अब मेरिटोरियस बच्चों की ज़रूरत है ज़्यादातर, पैसा सेकेंडरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर मेरिटोरियस बच्चे अगर नहीं हैं तो दूसरे बच्चे कैसे सीखेंगे वो चीज़, आप समझ रहे हैं बात को। तो वो बच्चे जो यहाँ से अच्छा सीख करके बाहर विदेश जाने लगे हैं, क्यों? क्योंकि उनका इंग्लिश बेस रहा पढ़ने का, और इंग्लिश जब समझ में आते चला गया तो वो यही सोचे कि इंग्लिश कल्चर अच्छा है, इंग्लिश जो है लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और आज के ज़माने में आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले लोग जो हैं इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे भी अगर आप देखो तो इवन फैशन में भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं एक फ़ोटो देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो लगता है, मैं अपने अंदर का बात बता रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि वो फैशन जो है जो वेस्टर्न कल्चर में है वो ज़्यादा बेटर है हमारे इंडियन कल्चर से। बट ऐसा नहीं है। जब आप एक इंडियन ड्रेसिंग को देखते हो तो ऑब्वियस सा बात है, आप अगर जुड़े हुए हो इंडिया से हो तो आपको वो ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन ऐसा महसूस होने लगा है कि वो ज़्यादा फैशनेबल है। फैशनेबल सेंस मतलब उसका सही में क्या मतलब है संस्कृत में मुझे नहीं पता, बट फैशनेबल बोला जाता है और उसको ज़्यादा मॉडर्न से रिलेट किया जाता है। और उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो हर चीज़ जो है वो वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ये बोलूँ कि उसको जैसे ज़्यादा अच्छा दर्शाया जाता है ताकि वो चीज़ जो है आपको अच्छा लगे और लोग उसको पसंद करें। पसंद पे ही होती है एक्चुअली, क्योंकि लोग पसंद खोजते हैं। जैसे अगर कोई आपको ड्रेस देख करके बोलता है कि अच्छा लग रहा है तो आपको लगने लगेगा कि यही मेरे लिए सही है। तो सही और पसंद में जो है डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत शोध करने के बाद पता चलता है कि देखिए पसंद और लाइक मतलब क्या पसंद है और क्या लाइक है या फिर क्या सही है। तो पसंद और सही में आप जो है वो डिफरेंस समझिए। सही गुरुकुल है हमारे लिए। गुरुकुल का जो है हमारा जो पहले का जो था एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, वो गुरुकुल का था, तो वो सही है किसी के लिए। ये कड़वा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई दवा आप खाते तो वो कड़वा होता है, लेकिन कल होकर के वो आपको ठीक कर देता है, तो आप स्वस्थ होते हैं, तो आप अच्छा महसूस ऑब्वियसली करते हैं। अभी देख ही रहे होंगे कि आप मैं इंग्लिश टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो आप समझिए, एक्चुअली भावनाओं को समझिए। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुरुकुल सही है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली आपके बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मनुष्य बना करके छोड़ेगा। और स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँगा, ये मैं नहीं कहता हूँ कि स्कूल ख़राब है या फिर स्कूल का कल्चर जो है वो सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल भी हैं जो हैं उस तरह के अच्छे, जिसमें सारा कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं जो है वो जब आपका गैप हो जाता है, कहीं ना कहीं जब गैप आता है, ठीक है, तो वो गैप भरने में काफ़ी समय लग जाता है। और वो गैप जब अगर नहीं भर पाता है समय रहते, तो बच्चे जो चाहते हैं मन में, जो करना चाहते हैं, जो देश के लिए अगर मान लीजिए कि कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो चीज़ नहीं हो पाता उनसे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में वो गैप जो है वो भरने वाला कोई रहता नहीं है, या फिर गैप जो है वो भरा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज ही, शुरुआती नॉलेज ही इंग्लिश और ये सब चीज़ से मिल जाती है। इंग्लिश तो ऑब्वियस सा बात है, शुरुआती होती है ABCD से। ABCD अगर आप पढ़ रहे हैं और यहीं अगर आप संस्कृत पढ़ते तो हो सकता है संस्कृत का आपको ज़्यादा अच्छा लगता, तो आप
प्रैक्टिकल होकर के मंत्र पूजा और वेद और स्क्रिप्चर्स पढ़ने की तरफ जाते, हमारा इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ते, इंडियन माइथोलॉजी पढ़ते। हिंदू माइथोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन माइथोलॉजी जो हमारा एंशिएंट है। तो आपको यही पता चलता है कि गुरुकुल जो है वो इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई के लिए। और पहले के ज़माने में लोग पढ़ते ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा समय तक पढ़ते थे। आज के ज़माने में हो गया है कि मुझे 10th करना है, 12th करना है, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म, या फिर अगर पढ़ना भी है तो सिर्फ स्किल बेस्ड पढ़ाई करनी है, मतलब जॉब रिलेटेड पढ़ाई हो गई है, जॉब से रिलेटेड। मतलब कि मुझे ये जॉब चाहिए, अगर साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंस इस स्कूल से पढ़ना है, इतना मार्क्स लाके उस कॉलेज में जाना है, उतना मार्क्स लाके वहाँ जॉब करना है और वहाँ से एक्सपीरियंस लेके इस जॉब तक आ जाना है। ये जो है वो स्टेप रहता है। जबकि गुरुकुल में क्या होता है कि गुरुकुल में अगर आप मान लीजिए संस्कृत पढ़ रहे हैं तो क्या एक संस्कृत जानने वाला बच्चा वो जॉब नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसमें संस्कृत जो पढ़ता है उसमें एक्चुअली उससे ज़्यादा नॉलेज होगा या फिर ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी। लेकिन जो संस्कृत पढ़ता है वो ऑब्वियसली वो चीज़ कर सकता है, वो जॉब कर सकता है और वो उससे भी बड़ा काम कर सकता है। ऑब्वियस बात है, जॉब बस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो जॉब कर सकता है, अपना दिन जो है अपना भरण पोषण जो है वो अच्छे से कर सकता है और वो चीज़ जो है वो बाहर भी कर सकता है। लेकिन अगर संस्कृत पढ़ता है तो उसको अपना कल्चर समझ में आएगा और उसको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से रह करके जो अपना भरण पोषण कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, खुद पे जो है वो आपका जो है विश्वास जगेगा और इम्पोर्टेंस समझ में आएगी हमारे कल्चर की, और आपको जो है अल्टीमेटली हर चीज़ मिल जाएगा आपके पढ़ाई के द्वारा जो आप बाहर खोजने जाते हैं जॉब से। क्योंकि अगर मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं सोचता था कि मैं अमेरिका जाऊँगा और जॉब करूँगा, तो अमेरिका अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए आप जॉब करके क्या चाहते हैं? खूब पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से ही यही समझाया जाता है कि वहाँ खूब पैसा है, ज़्यादा पैसा है, और अगर ज़्यादा पैसा है तो आप उससे सारा चीज़ हासिल कर सकते हैं। अब पैसा अगर आपके पास ज़्यादा आ जाएगा तो आप हर सुख सुविधा और जो है खुशियाँ जो है आपके पास रहेंगी। और ये चीज़ बताया जाता है पेरेंट्स के द्वारा भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी जो समाज से मिला या फिर उनके टीचिंग से मिला वही वो चाहते हैं कि वो बोले, तो वो चीज़ चला आ रहा है तो उसी तरह से फॉलो हो रहा है। तो यही चाहते हैं पेरेंट्स की भी जॉब अच्छा करे, बाहर जाके पैसा कमा के आए और उससे फिर खुशी आए मेरे घर में। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से खुशी नहीं, खुशी यहाँ से शुरू होती है, खुशी यहाँ से शुरू होती है और वो ख़त्म होती है आपका यही। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जीवन का अंत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन का अंत वो चीज़ तो भगवान पे डिपेंडेंट है कि जीवन का अंत कब होगा। लेकिन खोज जो है, जो आपका जो जॉब का और खुशियों का जो खोज है वो यहाँ अंत होगा जब आप ये चीज़ सीखेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचेंगे मतलब गीता का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पहुँचेंगे मतलब कि आपका यहाँ जो आप सीख करके जो समझेंगे हमारा कल्चर, हमारा जो एंशिएंट चीज़ है और वो चीज़ को समझना। मैं भी देखिए, मैं भी बहुत, मेरे में भी बहुत सारा चीज़ गैप है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर यज्ञ और गीता का मैंने इम्पोर्टेंट बताया, यहाँ वो चीज़ नहीं है। यज्ञ होता है, कुछ स्कूलों में होता भी है यज्ञ, जैसे कुछ डीएवी के स्कूल है जहाँ यज्ञ होता है, मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन उस चीज़ को एज अ रूटीन फॉलो किया जाता है। रूटीन मतलब कि उसको ऐसा दर्शाया जाता है कि सुबह में करो और फिर हटा, इस तरीके का। बच्चे जो पढ़ते हैं वो चीज़ वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो स्कूल रूटीन में है, लेकिन उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ यज्ञ जो होती है या गीता जो होता है, उसमें गीता का जो पाठ होता है या गीता का श्लोक होता है, उसको उसका मतलब बताया जाता है कि बच्चे ये चीज़ इसका मतलब होता है, आपको ये चीज़ अगर समझना है तो ये चीज़ ऐसे होता है, इस तरह। और यज्ञ का भी जो है वो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आते चला जाता है अपने आप, क्योंकि अगर आप ये सब सारा चीज़ कर रहे हैं तो आप यज्ञ अगर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यज्ञ का क्या इम्पोर्टेंस होता है या क्या उसका जो है वो मतलब
मतलब इम्पोर्टेंस को बोला जाए तो क्या उसकी वैल्यू है, मतलब क्या उसका मूल्य है, अनमोल है क्या, अनमोल, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये अनमोल चीज़ है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो वो चीज़ है। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि खुशियाँ, और ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पढ़ेगा या फिर जो है 10 बच्चे पढ़ेंगे तो उससे जो है वो आपको खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आप 10 लोग से मिलते हैं तो आपको खुशियाँ क्यों मिलती है, क्योंकि वो जॉब अगर 10 लोग कर रहे हैं तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं जो चीज़ आप फॉलो किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वहाँ तक अगर आप पहुँच करके 10 लोग को और देखते हैं तो आपको लगता है कि चलो अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ और हम खुश हैं, लेकिन वो टेम्प्ररी है, ये टेम्प्ररी खुशी है। फिर आप जो धीरे धीरे है आप इसी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी एज हो चुका होगा उस समय, और आपको ये चीज़ समझ में आने में लगेगा कि मैं अगर पहले से करता या मेरे बच्चे अगर पहले से करते तो अच्छा रहता, और फिर वो वही जाल में लोग फंसे रह जाते हैं और उसमें घूमते रहते हैं। तो उस चीज़ को ना करके अगर हम यहाँ से शुरुआत करें और इस चीज़ को फॉलो करें तो हम खुशियों को कहीं और ना खोज करके अपने अंदर से ही खुशी किसी और को दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो गुरुकुल, मैं नहीं बोलूँगा, गुरुकुल तो एक पार्ट है जो आपको समझाता है, बट अगर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं और ये रूटीन फॉलो करते हैं और ये सब चीज़ समझते हैं हर चीज़ को अच्छे से और काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये समझना और पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना ही एक काम है, उसको जो है काम के तौर पर भी लाना और छोटी सी छोटी बात का ख्याल भी रखना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि शास्त्र विद्या यानी डिफेंस और उससे रिलेटेड भी चीज़ जो है वो भी गुरुकुल में पढ़ाई जाती हैं, आर्चरी या फिर आपका जो है डिफेंस टेक्निक्स या कराटे। तो कराटे को तो एक्चुअली दूसरे कंट्री से लाया गया है, बट हमारे यहाँ जो है वो होता है मलखम, या फिर हमारे यहाँ जो है कुश्ती होती है। अब पता नहीं इसके अंदर भी मैं रिसर्च करूँगा कि क्या चीज़ हमारे एंशिएंट इंडिया में था और क्या चीज़ बाहर से आया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जो पहले के ज़माने में लोग करते थे और उससे जो है अपना शरीर भी स्वस्थ रहता था। और अगर आपको लड़ना भी पड़े, अगर मान लीजिए, तो आप लड़ाई भी कर सकते हो किसी से, तो वो सब चीज़ की भी आपको जो है बातें समझ में आएगी, क्योंकि वो भी एक पार्ट है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़, क्योंकि अगर आप ये 4 पार्ट चीज़ नहीं ध्यान देते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लेते हो, आप सब चीज़ समझ लेते हो, आपका IQ बहुत हाई है, तो सिर्फ उससे नहीं होगा हर चीज़। और गुरुकुल में ये सारा चीज़ समझाया जाता है, तो उससे क्या होता है, धी यानी कि इंटेलिजेंस मतलब अगर आप इंटेलिजेंट बनते हैं, मतलब इंटेलिजेंट कहने का मतलब इंग्लिश में इंटेलिजेंट हुआ, धी कहने का मतलब है कि बौद्धिक क्षमता आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल या फिर आज के एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में गूगल बनते हैं। गूगल यानी कि सर्च इंजन, यानी अगर बच्चे से राइम्स पूछा जाता है, छोटा एक बच्चा रहता है तो उससे राइम्स पूछा जाता है, बच्चे ये बता, तो वो याद करके रखता है कि हाँ ये चीज़ जो है हमने याद किया था, और उसको बोलता है तो सब क्लैप करते हैं कि बच्चा जो है बहुत पढ़नियार है या पढ़ता बहुत अच्छा है, या बच्चा जो है बहुत अच्छा जानता है, इंग्लिश जानता है, वाह बहुत बड़ी बात है भाई। तो उस चीज़ को, लेकिन बच्चा जो क्या है वो आगे जा कर के वही काम कर रहा है, वो बच्चा गूगल का काम कर रहा है। यानी कोई अगर मान लीजिए दूसरे लोग पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, तो वो जा कर के वही चीज़ बताता है कि ये ऐसे होगा, ये होगा। तो गूगल में भी हम वही करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता रहता है हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब है। तो आप गूगल बनते हैं अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और अगर आप गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं तो आप ओवरऑल जो है वो इंटेलिजेंस जो है आपका वो बढ़ता है। और इंटेलिजेंस बढ़ने के अलावा आपका और भी बहुत सारा चीज़ जो मैंने बताया कि हर चीज़ पे पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, उसको काम में भी शामिल करना, उस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखना, और
डिफेंस टेक्निक और लड़ने का टेक्निक भी सीखना, यानी आर्चरी और का जो है डिफेंस टेक्निक। ऑब्वियस बात है कि हम डिफेंड भी कर पाएँ, अगर कोई हमसे ज़्यादा मजबूत है तो डिफेंड कर पाएँ, और अगर हम उससे मजबूत है तो हम प्रहार भी कर पाएँ, तो उस तरह का चीज़। तो वो चीज़ हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट जो गुरुकुल में है वो समझाया जाता है। तो मैं इसी के साथ वीडियो एंड करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स जिसको मैं छोड़ चुका हूँ या फिर मुझे समझाने का ज़रूरत था और मैंने उसको बहुत लंबे तौर पे नहीं ले जा करके छोटा रखा, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जो अब मैं शुरू करूँगा बताना, जो आपके लिए सही में इम्पॉर्टेंट होगा और सही में जो आपको उस रूटीन को फॉलो करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच, और हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हम अगर आप तक पहुंचते हैं तो वो कमेंट्स के ज़रिए समझ जाएं कि आप क्या चाहते हैं। जिस टॉपिक पे अगर आप और ज्ञान चाहते हैं तो उस पर और थोड़ा लाइट दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि और भी कुछ अगर आपको लगे कि और थोड़ा इलस्ट्रेटिव होना चाहिए और भी विस्तृत होना चाहिए, तो वो चीज़ आप बोलें कमेंट्स में। धन्यवाद।